स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्राची आप लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर की क्लास में बेहद स्वागत करती हूँ। आई होप कि आपने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो वीकली करंट अफेयर क्लास था वो ऑलरेडी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लीज वहां से देख लीजिएगा। टोटल 9 टॉपिक्स हमने वहां पे कवर किए थे काफी डिटेल में। आज की क्लास की बात करें तो आज हम टोटल 5 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और कुछ टॉपिक्स को हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि जो आपकी समझ है उन टॉपिक्स को लेकर वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। और साइंस एंड टेक में यही खूबसूरती है, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो एमसीक्यू को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो जैसे पहला टॉपिक देखिए, क्रिस्पर, इट्स अ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो आज हम सबसे ज्यादा डिटेल में इसी को डिस्कस करेंगे। दूसरे टॉपिक की बात करें तो आपका है एमीबायसिस। तो एमीबायसिस दरअसल न्यूज में इसलिए था क्योंकि कलकत्ता के रिसर्चर्स के द्वारा एक स्टडी की गई है और उसमें पता चला है कि कुछ अमीबा जो पहले ह्यूमंस में डिजीज कॉज नहीं करते थे वो अब करने लगे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। थर्ड टॉपिक अगेन अ इम्पॉर्टेंट वन, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। तो ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है इसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स है उसमें इसको रेट्रोफिट किया जाएगा। तो हमें इस तरह के सिस्टम की जरूरत क्यों है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, डीआरडीओ ने इसको किस तरीके से डेवलप किया है, इस पे हम बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डीपीटी वैक्सीनेशन। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और जिसमें ये बताया गया है कि डीपीटी वैक्सीनेशन का जो कवरेज है वो भारत में बढ़ा है अगर हम प्री पेंडेमिक लेवल से कंपेयर करते हैं तो। लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पोलियो वायरस। तो पोलियो वायरस क्या होता है, कितनी टाइप का होता है, इसका वैक्सीनेशन किस तरीके का होता है, वैक्सीनेशन की वजह से कुछ चैलेंजेस जो सामने आते हैं, इन सारे मुद्दों पर हम जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इस क्लास का जो पीडीएफ है वो मेरे द्वारा मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद प्राची इस पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है और ये हमारा जो क्रिस्पर केस9 टेक्नोलॉजी है इसके बारे में है। 3 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको जो है कितने स्टेटमेंट राइट है ये यहाँ पर बताना है। जैसे ही आप इस क्लास को पूरा देखेंगे आपको इतने अच्छे तरीके से टॉपिक समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो क्लास देखने के बाद इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला टॉपिक क्रिस्पर के साथ ही शुरुआत करते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक्चुअली इस क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके एक वुड को डिजाइन किया है, यानी कि लकड़ी। देखिए, वुड यानी कि लकड़ी का जो यूज है वो पेपर इंडस्ट्री में काफी ज्यादा है। वुड के अंदर जो सेल्यूलोज होता है, वो जो फाइबर है, उसका इस्तेमाल करके हम पेपर बनाते हैं। दैट्स वाई कहा जाता है कि पेपर का आप लेस यूज कीजिए ताकि जो ट्री है उनकी कटिंग कम हो। अब देखिए, वुड की अगर हम बात करें तो उसमें सेल्यूलोज के साथ साथ एक लिग्निन नाम का भी एलिमेंट मिलता है। ये जो लिग्निन है इसको ना उस फाइबर से हटाना जरूरी होता है अगर आप उस फाइबर का इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना चाहते हैं। इसको हटाने के लिए काफी ज्यादा हार्श केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं। जितना ज्यादा लिग्निन होगा उतना ज्यादा मुश्किल होता है इसको फाइबर से अलग करना। तो अगर हम ऐसा वुड बना दें जिसमें ये लिग्निन नेचुरली कम हो तो ये समस्या का हल हो जाएगा। यहीं पर हमारी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज का काम आता है। देखो, हम जो भी हैं नेचुरल फॉर्म में वो तो हैं, लेकिन मान लीजिए अगर मैं अपनी किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करना चाहूँ या फिर कोई नया ट्रेट डालना चाहूँ तो मुझे अपने जेनेटिक मेकअप में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट हो या फिर कोई एनिमल हो या फिर ह्यूमंस हो, हम अपने ओवरऑल जेनेटिक मेकअप का, हम अपनी जीन्स का एक्सप्रेशन है। ठीक है, हमारी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें हमारे जिनोम से मिली हुई है। तो अगर हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंज करना चाहते हैं या इसमें हम कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हमें अपने जेनेटिक मेकअप में, हमें हमारे डीएनए में, हमें हमारे जीन में कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हम जीन में चेंज कर रहे हैं तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे हमने जीन को एडिट किया है। परफेक्ट है। तो ये जो वुड है जिसमें नेचुरली लिग्निन मिलता है,
अगर हम इसमें इसकी क्वांटिटी को कम करना चाहते हैं मतलब हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। कुछ इसी तरह का टॉपिक हमने एनवायरनमेंट में भी पढ़ा था, जहाँ पे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की बात कर रहे थे। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की हमने बात की थी कि अगर कोई ट्रेट हम उस प्लांट के अंदर, उस फसल के अंदर डालना चाहते हैं तो किसी बाहर के एलिमेंट से हम वो जीन ले लेंगे, जिस जीन में वो ट्रेट होगा, देन उसको जो है हम अपने टारगेटेड जो है प्लांट के अंदर डाल देंगे और देन उस प्लांट में वो वाला ट्रेट आ जाएगा। लेकिन इसके लिए जीन में एडिट करना ज़रूरी है। इसको एडिट करने के लिए देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। हमने इन्वायरमेंट वाले उसमें भी पढ़ा था कि प्लांट्स को जब हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं तो जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, जो हमारा एक गन शॉट टेक्नोलॉजी था, आरएनए रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी था, क्रिस्पर एक टेक्नोलॉजी था, हमने बात की थी। अब हमारा इस वाले क्लास में जो मेन फोकस रहेगा वो इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को समझने पे रहेगा, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट, मोस्ट प्रिसाइज तरीका है जीन्स को एडिट करने का। एंड दरअसल ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये साइंटिस्ट को इतना ज़्यादा कैपेबल बनाती है बेहद प्रिसाइज तरीके से किसी भी जीन को एडिट करने के लिए कि 2020 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। परफेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जीन एडिटिंग या फिर जीनोम एडिटिंग, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं जो कि साइंटिस्ट को ये एबिलिटी देती है कि वो हमारे ऑर्गेनिज्म में, हमारे डीएनए में कुछ भी चेंज कर सके। तो जेनेटिक मटेरियल में हम कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं, उसको ऑल्टर कर सकते हैं और अलग अलग अप्रोचेस जो है डेवलप की गई, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिस्पर। क्रिस्पर का फुल फॉर्म है दरअसल क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अब देखो, ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ये एक बैक्टीरिया से दरअसल इंस्पायर्ड आप कह सकते हैं, या उस बैक्टीरिया से हमने जो है ली है। दरअसल कुछ बैक्टीरियाज के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर कोई वायरस उनके ऊपर अटैक करता है और उनका डिफेंस मैकेनिज्म उस अटैक को सक्सेसफुली रोक पाता है, तो वो क्या करते हैं, उस वायरस के डीएनए के कुछ हिस्से को स्टोर करके रख लेते हैं। और वो इंटरस्पेस जो बेसिकली है, ये देखिए वर्ड क्या यूज हुआ है, क्लस्टर्ड है, रेगुलरली इंटरस्पेस्ड है। तो वो जो इंटरस्पेस है उसके अंदर उस वायरस के डीएनए को स्टोर करके रख लेता है। वो एक फ्लैग की तरीके से, जो रेड फ्लैग्स होते हैं ना, उनके तरीके से काम करता है। रेड फ्लैग मतलब खतरे का निशान। अब देखो, उसके अलावा उस बैक्टीरिया में एक Cas9 एंजाइम होता है। जब कभी भी ये जो बेसिकली आपका क्रिस्पर है, इसकी मदद से ये पता चलता है कि फिर से वैसा ही अटैक हुआ है जैसे पहले हुआ था, तो ये जो Cas9 आपका एंजाइम है ये एक्टिव हो जाता है और उस वायरस के डीएनए को प्रिसाइजली टारगेट करता है और उसको कट कर देता है, जिससे वो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड बैक्टीरिया अपने आप को बचा पाता है। तो हमने देखा जीन के एकदम स्पेसिफिक हिस्से को टारगेट करना और कट करना, ये जो कैपेबिलिटी इन बैक्टीरियाज के पास है, अगर इनको हम यूटिलाइज कर ले तो हम जीन एडिटिंग बड़े आराम से कर पाएंगे। यही हमने किया है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ ना प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके जीनोम में है ना कुछ क्रिस्पर डीएनए सीक्वेंस मिलते हैं, ठीक है। ये दरअसल रिमाइंडर होते हैं जो प्रीवियस उसके ऊपर एक वायरस का अटैक हुआ था उसका। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज में जिनमें क्रिस्पर भी है, आपका Cas9 एंजाइम भी होता है जो कि उनके डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है। जैसे ही उसको ये फ्लैग दिखाई देता है, वो क्या करता है, प्रिसाइसली इसको टारगेट करता है और डीएनए को कट कर देता है। इस तरीके से वो बैक्टीरिया अपने आप को जो फ्यूचर अटैक है सिमिलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस के, सिमिलर टाइप ऑफ वायरसेस के, उनसे क्या है बेसिकली अपने आप को प्रिवेंट कर पाता है, बचा पाता है। यही मैकेनिज्म हम यूज करते हैं। कैसे? अब ह्यूमंस की या फिर किसी प्लांट ऑर्गेनिज्म या किसी एनिमल को आप इमेजिन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक प्लांट लेते हैं और हम बेसिकली एक रेड रोज हमारे पास है और हम चाहते हैं कि वो जो रेड रोज है वो गोल्डन कलर का हो जाए। जस्ट इमेजिन कीजिए। और हमें पता है कि इस प्लांट के अंदर एक पर्टिकुलर डीएनए है जिसको वो रेड कलर देता है।
अब अगर आपको उसको गोल्डन कलर देना है तो रेड कलर देने वाला डीएनए आपको कट करना पड़ेगा, गोल्डन कलर देने वाला डीएनए आपको डालना पड़ेगा, जीन डालना पड़ेगा, राइट है, मोर स्पेसिफिकली। तो कोई फॉरेन एलिमेंट होगा जिसके अंदर एक जीन होगा जो उसको गोल्डन कलर देता है। मान लीजिए कोई फिश है गोल्डन कलर की, उसके अंदर एक जीन है जो इसको गोल्डन कलर देता है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो वो टारगेटेड डीएनए सीक्वेंस हम लेंगे जिसमें मान लीजिए हमें चेंज करना है। इसके जैसा ही हम एक आरएनए इंजीनियर करेंगे, हम बनाएंगे एक आरएनए जो कि इसके जैसा होगा। क्योंकि देखो हमें क्या करना है, वो जो कट करने वाली हमारी कैंची है, वो हमारा जो Cas9 एंजाइम है, उसको इस टारगेटेड डीएनए तक पहुंचाना है। वो जो पहुंचाने का काम है वो आरएनए करेगा। उस आरएनए को हमने इसके जैसा डिजाइन करना है ताकि वो इसके पास पहुंच जाए। ये जो आरएनए हमने डिजाइन किया, इसके ऊपर हम Cas9 एंजाइम को भेजते हैं। अब देखिए इस आरएनए ने इस टारगेटेड डीएनए को फाइंड आउट कर लिया और जो Cas9 है उसने डीएनए के स्ट्रैंड को क्या है, कट कर दिया, जैसा कि आरएनए ने उसको बताया था। ठीक है, अब दो तरीके से चीजें होंगी। जब आपका डीएनए कट हो गया, या तो ये नेचुरली अपने आप को फिर से क्या है, रिपेयर कर लेता है, या फिर जहां पे हिस्सा कट हुआ है वहां पे आप जो टारगेटेड डिजायर्ड जो जीन है जो गोल्डन कलर देगा वो अगर भेज देते तो वो पैच छूट जाएगा। और अब जब वो नए प्लांट्स आएंगे तो उनमें आपको रेड कलर के बजाय गोल्डन कलर देखने को मिलेगा। ये तरीका है जीन एडिटिंग का। ठीक है, और CRISPR-9 ये आपको बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, बहुत ही सस्ते तरीके से, बहुत कन्वीनियंट तरीके से करने का एक ऑप्शन देता है। दैट्स वाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो हमने जो वुड बनाए हैं, इसकी वजह से जो वुड डिजाइन किया उससे हमें क्या फायदा मिलेगा। देखो ओल्ड प्रोसेस में क्या होता था, देखो ये आपका एक वुड है, इस वुड के अंदर आपके सेल्यूलोज है, आपका लिग्निन है। तो ओल्ड में क्या होता था, काफी ज्यादा लिग्निन होता था, इसको हटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी, एनर्जी ज्यादा खर्च होती थी, केमिकल ज्यादा खर्च होता था, राइट है। जब हमने बेसिकली क्रिस्पर एडिटिंग करके डिजाइन किया तो अब क्या हो गया, हमने ये देखा कि जो न्यू डिजाइन वुड थे उसमें जो लिग्निन था वो 35% तक कम था। 6 महीने का ग्रोथ पीरियड यहाँ पे रिसर्चर्स के द्वारा देखा गया था। अब 35% लिग्निन कम है तो मतलब आपके लिए अच्छी बात है। तो अब देखो क्या फायदा हुआ, एक तो आपके पास बायोमास अब ज्यादा है, लिग्निन अगर कम है तो मतलब सेल्यूलोज ज्यादा होगा, और उस सेल्यूलोज से आप जो है फाइबर बना के पेपर बना पाएंगे, तो आपका यील्ड अच्छा आ रहा है। दूसरा, जो हार्श केमिकल्स आप यूज कर रहे थे वो आपको नहीं करने पड़ रहे हैं। एंड तीसरा, जो बहुत ज्यादा एनर्जी केमिकल्स ये सब खर्च होता था वो अब कम करना पड़ेगा, तो दिस इज अ गुड थिंग। तो इसीलिए जो है इसकी इंपॉर्टेंस है। परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल से समझा है। परफेक्ट है। चलिए, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा इजी वन की तरफ चलते हैं, एमीबायसिस। ठीक है, तो 3 साल का सर्वेलेंस एक हुआ था कलकत्ता में 2017 से लेकर 2020 के बीच में। वहां पे पाया गया कि एक अमीबा पैथोजन जो है, जो पहले ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉज नहीं करता था, अब बेसिकली डायरिया का कारण जो है बनने लगा है। ठीक है, एमीबायसिस एक तरह का डायरिया ही होता है। तो कलकत्ता बेस्ड जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंट्रिक डिजीज है, उन्होंने ये पाया कि आपका बेसिकली एंटामोइबिया, एक सेकेंड जस्ट, हाँ एक बार पेन सिलेक्ट करते हैं, गॉट इट। ठीक है, तो आपका जो एंटामीबा है ना, मॉस्विक्की, जो बेसिकली एक अमीबिया है, ठीक है, वो एक ऐसे बेसिकली पैथोजन में टर्न आउट हो गया है जो ह्यूमंस के अंदर डिजीज को कॉज कर रहा है। देखो रिसर्चर्स ने ये पाया, बेसिकली जो प्रीडोमिनेंट अमीबा था, है ना, जो ह्यूमंस में डिजीज कॉज करता था, वो बेसिकली आपका हिस्टोलाइटिका था। लेकिन अब ये तो दरअसल डिक्रीज होता जा रहा है, इसकी जगह जो न्यू बेसिकली पैथोजन हमें देखने को मिल रहा है, मॉस्कोविस्की, ये ज्यादातर ह्यूमन के अंदर डायरिया का कारण बन रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? रिसर्चर्स ने पाया कुछ म्यूटेशन हो गए हैं, कुछ फ्यू म्यूटेशन हो गए। देखो म्यूटेशन का मतलब होता है आपकी जीन्स में कुछ चेंज आ गया है, जीन का जो एक एक्सप्रेशन था वो उसको एक कैरेक्टरिस्टिक्स देता था, लेकिन अगर इस जीन में कुछ चेंज हो जाए, कुछ म्यूटेशन हो जाए, तो उसका एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे वही हुआ कि इन अमीबा के अंदर, इन पैथोजेंस के अंदर कुछ म्यूटेशंस हो गए हैं, जिसकी वजह से ये जो पैथोजेनिक पैरासाइट्स हैं, इन्होंने गट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, और अब ये ह्यूमंस को जो है बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी देखा गया कि जो ये हिस्टोलिटिका था, ये वेट सीजन में पीक पे चला जाता था ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉज करने के लिए, एंड ड्राई सीजन में धीरे धीरे बीमारियां फिर कम हो जाती थी।
ओके, तो ये तो बेसिक हमने न्यूज़ के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से न्यू न्यू पैथोजेंस भी जो है अपने आप को म्यूट कर रहे हैं, म्यूटेंट उनके अंदर देखा जा रहा है, म्यूटेशन देखा जा रहा है, एंड बेसिकली उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। नाउ व्हाट इज अमीबाइसिस? ठीक है, तो ये एक पैरासाइट का इन्फेक्शन है और जनरली ह्यूमंस का जो इंटेस्टाइन होता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, देखा जाए तो बेसिकली जो अमीबा एंटोमोइबिया हिस्टोलिटिका था, जिसको हम बेसिकली ई हिस्टोलाइटिका भी बोलते हैं, ठीक है, ये उसकी वजह से होता था। सबसे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो ई हिस्टोलाइटिका है, ये सिर्फ इंडिया में या कलकत्ता में प्रॉब्लम कॉज नहीं कर रहा है, ये एक ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है। दरअसल हर साल लगभग 1 लाख लोग इससे जो है प्रभावित होते हैं, और मानिएगा कि मलेरिया के बाद किसी भी प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली ये ग्लोबल डेथ का एक लीडिंग कॉज है। ठीक है, तो एक लीडिंग कॉज है ग्लोबल डेथ का ड्यू टू प्रोटोजोआ आफ्टर मलेरिया, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। अब देखो, दो तरह के जो बेसिकली अमीबाइसिस देखने को मिलते हैं, एक आपका ल्यूमिनल और दूसरा आपका इन्वेंसिव। ल्यूमिनल में बेसिकली किसी भी तरह के सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, राइट है, जबकि इन्वेंसिव की बात करें तो जैसे ही पैरासाइट ने इन्वेड कर लिया है आपकी बॉडी को, सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस है बेसिक सा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट वन, एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम। तो देखो, इंडियन जो बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके द्वारा फ्रांस के साथ 3 जो स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन हैं, उनके लिए नेगोशिएशंस किए जा रहे हैं। इसी बीच में डीआरडीओ के द्वारा जो एआईपी डेवलप किया गया है, दैट इज एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम, इसको हम एआईपी बोलेंगे, इनको जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं उनमें रेट्रोफिट करने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो नेवी कह रही है भाई 2024 से हम स्टार्ट करेंगे, और बेसिकली हम अपने इस एआईपी को, जो कि हमने इंडिजीनियसली डेवलप किया है, इसको सबमरीन क्लास की जो हमारी स्कॉर्पियन क्लास के जो सबमरीन है उसके अंदर डालेंगे। इससे क्या होगा, इनका एंड्योरेंस और जो स्टिल्थ है वो बढ़ेगा। अब देखो, सबमरीन्स के बारे में समझे तो देखो, ये पानी के अंदर ही होती है, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही है कि पानी के अंदर रहना और दुश्मन देश के बारे में या फिर रिसर्च वगैरह के बारे में डाटा को इकट्ठा करना। जो न्यूक्लियर सबमरीन्स आज के टाइम पे डेवलप की जाने लगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टिल्थ कैपेबिलिटी देती हैं। कैसे? देखो, अगर आपका कोई इंजन डीजल पे चलता होगा, तो डीजल में कंबक्शन के लिए एयर की ज़रूरत होती है, तो आपकी सबमरीन का काम है पानी के अंदर रहना। अब डीजल के आधारित अगर कोई सबमरीन आपकी होगी, उसमें कंबक्शन के लिए, एनर्जी के सोर्स के लिए ऊपर आना पड़ेगा सरफेस पे। दैट मीन्स उसमें जो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, स्टिल्थ मतलब छिपने की जो उसकी क्षमता है, वो उसमें कम होगी। फिर आपकी मॉडर्न टाइम में आई इलेक्ट्रिक डीजल सबमरीन्स। इलेक्ट्रिक डीजल सबमरीन्स में क्या होता है, डीजल जो आपका कंबक्शन एक सिस्टम है, उसके अलावा, ठीक है, आपके पास बैटरीज का एक नेटवर्क होता है। तो 4 से 5 दिन तक आपके जो सबमरीन्स हैं, इन बैटरीज पर जो है बेसिकली पावर रहते हैं। 4 से 5 दिन तक वो पानी के अंदर रह सकता है, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज तो होंगे और उनको रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाते हैं और वो वापस से रिचार्ज होते हैं, उस टाइम पे सबमरीन डीजल से पावर होती है। अब डीजल से पावर होगी तो अगेन उसको सरफेस पे आना पड़ेगा। ठीक है, जितनी जल्दी जल्दी सबमरीन सरफेस पे आएगी, उतना ही ज़्यादा उसकी जो स्टिल्थ कैपेबिलिटी है वो कम होती है। दिस इज क्लियर, इसलिए हम न्यूक्लियर की तरफ आए हैं, बट अभी भी न्यूक्लियर थोड़ा महंगा पड़ता है, न्यू टेक्नोलॉजी है, और हमारे पास डीजल इलेक्ट्रिसिटी वाली भी चाहिए, है ना, तो हम इस पे काम कर रहे हैं। तो अब हमें एक ऐसा प्रोपल्शन सिस्टम चाहिए जो एयर इंडिपेंडेंट हो, भाई, जो कम, जिसको एयर चाहिए, जो सरफेस से अंदर, पानी के अंदर ही रह के काम कर सके। दैट्स वाई डीआरडीओ ने एआईपी को क्या है डेवलप किया है। अब यहाँ पे देखो, जो बेसिकली ये हवा के लिए है ना, जब बैटरीज डिस्चार्ज हो जाते हैं, सरफेस पे आता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेसिकली स्नॉकलिंग। जितना ये कम स्नॉकलिंग होगा, उतनी बेहतर स्टिल्थ कैपेबिलिटी किसी भी सबमरीन की मानी जाती है। तो डीआरडीओ ने क्या किया है, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यूज करके एआईपी को बनाया है। अब देखो, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके की होती है, जब हम हाइड्रोजन ईंधन के बारे में डिस्कस करते हैं तब भी हमने पढ़ा था। यहाँ पे डीआरडीओ ने स्पेसिफिकली जो फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल है, उसको यूज किया है।
इसका रीज़न ये है कि कुछ एडवांटेज जो है इससे हमें मिलते हैं। तो इस फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल पर हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आप ब्रॉड फ्यूल कैटेगरी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जैसे अगर आप देखोगे तो जो आपके हाइड्रोकार्बन फ्यूल है जैसे मेथनॉल, बायोगैस उनको भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा ये वाला जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है इसमें फ्यूल में अगर कुछ इम्प्योरिटी है तो काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंस इसकी अच्छी है, इसको ध्यान रखिएगा। देन इसके अलावा देखिए कि ये ना काफ़ी हाई टेम्परेचर ऑपरेट करता है 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस पर, जिसकी वजह से स्टीम जो आपकी भाप होती है वो एक बाय प्रोडक्ट के रूप में से रिलीज होती है। एंड स्टीम भाप के पास ऑलरेडी अपनी एक एनर्जी है, तो जो आपकी दूसरी कुछ चीज़ें हैं है ना, उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो दैट्स वाई डीआरडीओ की तरफ से इसको जो है यूज़ किया गया है। अब देखो, अगर आपको कोई भी चीज़ हीट करनी है उसके लिए आप इस स्टीम को यूज़ कर सकते हो। इसकी वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि आप बाय प्रोडक्ट को भी यूज़ कर पा रहे हो। इस एआईपी की वजह से मोर सेफ्टी जो है मिलती है। देखो, बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको क्या करना पड़ रहा है। देखो क्या होता था, जो अगर आप पानी के अंदर ज़्यादा रहना चाहते हो तो आप अगर एक दूसरे वाले फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे काम करते तो जो हाइड्रोजन है वो आपको चाहिए था, ठीक है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको चाहिए होता है जो आपका फ्यूल सेल होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन को आपको कैरी नहीं करके रखना पड़ता अपने पास, और हाइड्रोजन एक बहुत ही रिएक्टिव, बहुत ही आप कह सकते हैं खतरनाक टाइप का फ्यूल है स्टोर करने के लिए। तो अगर आपको हाइड्रोजन कैरी नहीं करना पड़ रहा है ना, आप इस फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज कर पा रहे हो, तो डेट मीन्स आप मोर सेफ्टी दे रहे हो क्योंकि आप खतरनाक चीज अपने साथ लेके नहीं जा रहे। देन लेस नॉइस होता है, नॉइस का लेवल जो है बेसिकली यहाँ पे काफी बेहतर हो जाता है, तो सबमरीन्स को डिटेक्ट करना मुश्किल रहता है, जिसकी वजह से स्टिल्थ कैपेबिलिटी इनको मिलती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखो, 14 दिन तक का जो एंड्योरेंस है वो डीआरडीओ ने अपने फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की मदद से अचीव किया है, ठीक है? तो ये जो एआईपी है ये हमें इस लायक बनाता है कि जो ग्लोबल लेवल पर मोर एंड्योरेंस वाले इंजन्स हैं हम उनके बराबर खड़े हो जाएं, ठीक है? इसको ध्यान रखना। तो एक हमारा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में जो आत्मनिर्भर बनने का सपना है वो यहाँ पे पूरा होता है। दूसरा ये एक ग्रीन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या रिलीज होता है, स्टीम, भाप, और उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, है ना? तो इसका बाय प्रोडक्ट भी ग्रीन है, दैट्स व्हाई इट्स अ ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज को लेकर इश्यूज अराइज होते हैं ये उनका भी एक सॉल्यूशन देता है, राइट है? तो एआईपी ध्यान रखना है। सबमरीन्स का जो स्टिल्थ कैपेबिलिटी है वो क्या होता है, ठीक है? इसके अलावा ये जो टर्म मैंने यहाँ पे यूज़ किया स्नॉर्कलिंग, ये पता होना चाहिए ये क्या है। एंड अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है उनके कंपैरिजन में न्यूक्लियर सबमरीन क्यों ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है? क्योंकि उनकी स्टिल्थ कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। परफेक्ट है, दिस इज क्लियर, बहुत अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं डीपीटी, आसान सा टॉपिक है। तो हाल ही में देखिए डब्ल्यूएचओ ने ये बताया है कि भारत के अंदर डीपीटी का जो वैक्सीनेशन है वो 2022 में 93% की कवरेज पर पहुंच गया था। तो दरअसल जो डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ है ना, ये दरअसल नेशनल जो इम्यूनाइजेशन कवरेज होता है उसके बारे में हर साल डाटा देते हैं। कंट्रीज अपनी ही तरफ से डाटा इकट्ठा करके डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ को देते हैं, वो उसको एनालाइज वगैरह करके फिर बताते हैं, कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट्स आते हैं। अब देखो डीपीटी वैक्सीनेशन की बात करते हैं। डीपीटी मतलब जो आपका डिप्थीरिया है, डी से, पी से मतलब पर्ट्यूसिस है, और टी से मतलब टिटनस है। ये वो बीमारियां हैं जो प्रिवेंट हो सकती हैं अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन मिले। तो भारत में एक वैक्सीनेशन कैंपेन पर काफी ज्यादा काम किया जा रहा है ताकि प्रिवेंटेबल डिजीज को रोका जा सके। तो यहाँ पे देखिए 3 डोज इसकी दी जाती हैं, और जो बच्चे आपके 7 साल से कम उम्र के होते हैं उनको इसकी डोज मिलती है। दिस इज अबाउट द DPT-3 वैक्सीनेशन। अब बात करते हैं रिपोर्ट्स की कुछ की फाइंडिंग्स की। तो देखो रिपोर्ट ने ये कहा है ग्लोबल लेवल पर देखें तो 2021 में जितने भी बच्चों को इम्यूनाइजेशन का बेसिकली बेनिफिट मिला था उसमें करीब 4 मिलियन जो है मोर चिल्ड्रन ऐड हुए हैं। अच्छी बात है, लेकिन स्टिल रिपोर्ट बताती है कि 2022 में करीब 20 मिलियन बच्चे ऐसे थे जो या तो अनवैक्सीनेटेड थे या फिर अंडर वैक्सीनेटेड थे। अभी भी क्या है, लगभग 20.5 मिलियन बच्चे ऐसे हैं।
इंडिया की कवरेज को लेकर रिपोर्ट ये कहती है कि जो आपके अनवैक्सीनेटेड बच्चे हैं, यानी कि जिनको एक भी वैक्सीन नहीं मिली है, जीरो कवरेज, ठीक है, या जो अंडर वैक्सीनेटेड है, जिनको शायद एक डोज मिली बट बाकी की नहीं मिली, ठीक है, ये अभी भी कितने हैं, लगभग 1.6 मिलियन है, ठीक है। और लेकिन इसके बावजूद ये बताया गया कि जो आपका प्री पेंडेमिक टाइम था 2019, उसमें जो आपका वैक्सीनेशन का कवरेज था वो 91% था। ये बढ़कर हिस्टोरिक हाई पर पहुंच गया है, 93% हो गया है 2022 में। वेरी गुड। अब थोड़ा सा जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये बेस्ट जो इम्यूनाइजेशन रिकवरीज देखी गई हैं उसमें से एक है। इसका क्रेडिट खासकर जाता है इंडिया और इंडोनेशिया को। भारत और इंडोनेशिया में काफी अच्छा कवरेज हुआ, इसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया का ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस बेहतर हो गया। लेकिन अगर अभी भी देखोगे, जो जीरो डोज वाले चिल्ड्रन है, जिनको एक भी डोज नहीं मिला, वो देखोगे तो 2021 में जहाँ 4.6 मिलियन थे, वो कम होकर 2.3 मिलियन रह गए हैं, हालांकि अभी भी हैं। इसी तरह से पार्शियली वैक्सीनेटेड जिनको एक ही डोज मिला है, वो भी आप देखोगे 1.3 मिलियन थे, अब जाकर 6,50,000 हो गए, लगभग 50% का डिक्लाइन देखने को मिला है। भूटान की बात करें, मालदीव की बात करें, इन्होंने काफी बेहतर जो है परफॉर्म करके दिखाया है, और जो प्री पेंडेमिक इम्यूनाइजेशन रेट था उसको भी सरपास कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें जो आपका म्यांमार है, वहां पे डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके अलावा बांग्लादेश वगैरह ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, बेसिक डिटेल्स अबाउट द रिपोर्ट, जस्ट बेसिक बेसिक नॉलेज ले लीजिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप ध्यान से सॉल्व कर पाए। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पोलियो वायरस। तो अभी एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर के अंदर, जिसमें ये बताया गया कि अभी भी अगर ओरल पोलियो वैक्सीन का यूज हो रहा है तो ये बहुत अनएथिकल है, क्योंकि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो वैक्सीन जनरेटेड पोलियो का रीजन बनता है। आइए इन सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहली बात तो पोलियो के बारे में देखिए, हाईली इन्फेक्टियस वायरल डिजीज है। लार्जली जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको अफेक्ट करती है। और अगर आप देखोगे तो जो आपका जो नर्व्स है, स्पाइनल आपका जो कोड होता है, या फिर जो आपके बेसिकली ब्रेन स्टेम्स है, उसको ये इम्पैक्ट डालता है, उस पर प्रभाव डालता है, और पैरालिसिस या फिर डेथ का रीजन बनता है। मोस्टली 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो पैरालिसिस था, उसका ये बहुत बड़ा एक कोर्स था। दैट्स वाई पूरे वर्ल्ड में एक वॉर फुटिंग लेवल पर पोलियो को लेकर काम किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो पोलियो के स्ट्रेन है, 3 तरह के जो है स्ट्रेन देखने को मिलते हैं, जिनको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बोलते हैं। ये जो स्ट्रेन है ना, ये आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग है। चाहे आप बेसिकली इनकी बात कर लीजिए कि इम्यूनोलॉजिकली इनकी बात कर लीजिए, या फिर आप वायरोलॉजिकल डिफरेंस की बात कर लीजिए, जेनेटिक डिफरेंस की बात कर लीजिए, दीज 3 आर वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। दैट्स वाई इसमें से हर एक को टारगेट करने की जरूरत है, हर एक को इरेडिकेट करने की जरूरत है। पहली बात, स्प्रेड की बात करें तो पर्सन टू पर्सन इसका स्प्रेड होता है, मेनली जो आपका फिकल ओरल रूट होता है, या रेयर केसेस में जो फूड और वाटर होता है उससे हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे, जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, देन आपका जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर इन्वेड करता है, एंड उसकी वजह से पैरालिसिस को कॉज करता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो 2 तरह की मेनली वैक्सीन जो है यूज होती है। एक आपका होता है एन इनएक्टिवेटेड यानी कि किल्ड पोलियो वायरस आईपीवी, एक आपका लाइव अटेन्युएटेड यानी कि वीकेंड ओरल पोलियो वायरस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप कैसा वायरस यूज कर रहे हो, जो किल्ड है, खत्म हो चुका है, तो अब ये वायरस दोबारा जिंदा नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आप कैसा वायरस यूज कर रहे हो, वीकेंड कमजोर वायरस। तो हो सकता है जब आपको ये वैक्सीन दी गई हो, जिसके अंदर ये वीक वायरस था, ये आपके इंटेस्टाइन में जाकर अपने आप को रेप्लिकेट करे, और इसकी वजह से जो पोलियो का वायरस है वो आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ कर जाए, और आपकी बॉडी के अंदर जो वैक्सीन इंड्यूस्ड वायरस था वो देखने को मिल सकता है। दैट्स वाई आर्टिकल ने कहा कि अभी भी ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसका यूज अनएथिकल है। ठीक है, क्या है, अनएथिकल है। इसकी जगह आपको जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होता है इसका यूज करना चाहिए। देखो, वैक्सीन इज द ओनली सॉल्यूशन पोलियो से अपने बच्चों को बचाने के लिए, तो वैक्सीन से डरना नहीं है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई इसकी वजह से कुछ हो जाता है, देयर आर सम केसेस, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन मिल चुका है। आपको ओरल वाली वैक्सीन यूज करनी ही नहीं है, बल्कि आपको क्या है, जो इनएक्टिवेटेड वाली जो वैक्सीन है वो यहाँ पे जो है यूज करनी है। अब देखो, ये जो वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो होता है इसके बारे में समझते हैं। दरअसल जो पोलियो का वायरस है, जब वैक्सीन के अंदर उसका जो स्ट्रेन हमने छोड़ा था वीक करके, वो अपने आप को बेसिकली क्या कर लेता है, म्यूटेट कर लेता है ना। एंड बेसिकली वो वायरस जो है धीरे धीरे फिर क्या है, आपके इंटेस्टाइन में जाके अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, और बेसिकली जो इम्यूनिटी है उसके खिलाफ जो है एक तरीके से एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, तो उस वायरस से आपकी बॉडी अफेक्ट हो जाती है। देखो वैक्सीन कैसे काम करती है, बेहद सिंपल मैकेनिज्म है। जब भी कोई फॉरेन एलिमेंट आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अलर्ट हो जाता है। वो डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि आपका जो एंटीबॉडीज है वो एंटीजन को बेसिकली क्या है, क्रिएट करते हैं, और वो एंटीजन उनके साथ फाइट करते हैं। वो जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है वो उनके साथ फाइट करता है और उसको खत्म कर देता है। आपकी बॉडी उस फॉरेन एलिमेंट को याद रखती है, तो जब कभी फिर से वैसा एलिमेंट आएगा, नाउ यू ऑलरेडी हैव वो वाला डिफेंस मैकेनिज्म जो उससे लड़ा था, तो अब आपको दोबारा वो इन्फेक्शन नहीं होता इन इन जनरल केसेस। यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है, अगर वैक्सीन में कोई वायरस बिल्कुल वीक करके दिया गया, इसलिए कि आपकी बॉडी को लगे अरे एक बाहर का कोई एलिमेंट आया और वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दे, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ रेयर केसेस में ये वीक वायरस अपने आप को क्या है, बढ़ा लेता है, ग्रोथ कर लेता है। अब यही वैक्सीन आपके अंदर पोलियो का रीजन बन जाएगी। यही आपका वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो, जिसकी वजह से अब आप जो ओरल वैक्सीन है उसको यूज नहीं करते हैं, जो आपका इनएक्टिवेटेड है उसको यूज करते हैं। ठीक है, इसी से देखो एक आता है आपका वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पॉलीमेलिटिस। ठीक है, ये जो आपका बेसिकली VAPP है, ये एक रेयर एडवर्स इवेंट है जो आपका ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड होता है। दरअसल ये जो वीकेंड वायरस था, जब ये अपने आप में रिवर्स म्यूटेशन कर लेता है, ठीक है, और ये वायरस बैक टू द इन्फेक्टियस फॉर्म में बदल जाता है। देखो, आपने क्या किया था, इसको वीक किया था, इसने रिवर्स म्यूटेशन कर लिया और वापस से उस फॉर्म में चला गया, एक प्रॉपर मेच्योर वायरस की फॉर्म में, जो वायरस फैला सकता है। तो फिर ये फिर से आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा और उसकी वजह से पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। तो ये जो है आपका वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पॉलीमेटलिस्ट होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये दो प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई आर्टिकल में बोला गया अगर अभी भी आप ओरल यूज कर रहे हो तो वो अनएथिकल है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आज हमने 5 आर्टिकल्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे, एंड होपफुली हमारा जो वीडियो का लेंथ आज कम रहा है क्योंकि हमारे पास टॉपिक्स कम थे, राइट है। तो अच्छी बात है, हो सकता है नेक्स्ट वीक हम बहुत लंबी वीडियो पढ़े, जैसे एनवायरमेंट का हमने 1 आवर का डिस्कशन किया था, क्योंकि हमारे पास टॉपिक्स काफ़ी थे। तो यहाँ पे मैं क्लास को एंड करती हूँ। प्लीज़ क्लास अच्छे से देख लीजिएगा, जो समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस QR कोड, या फिर जो UPSC विद प्राची है, ये भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। PDF में यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। और 3 इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है। पहली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीकली करंट अफेयर हम काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और पूरे साल पढ़ने वाले हैं, तो उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। लगातार इन क्लासेस को देखिए, एक भी मिस मत कीजिएगा। साइंस एंड टेक बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पे कवर कर लेंगे एंड ये सफिशिएंट है। ठीक है, दूसरा, हम सिमिलर मैनर में जो एनवायरनमेंट का वीकली करंट अफेयर है उसकी क्लासेस करते हैं, उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, वो देख लीजिएगा एंड टाइम टू टाइम देखिएगा आप, मैं जो ब्रॉडर इश्यूज होते हैं जिनको डिटेल में कवर करना रहता है वो भी आपके लिए आके रहती हूँ, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ है, इन्वायरमेंट को एज अ सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं इन अ बुक सीरीज, उसकी भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट, एनवायरनमेंट, स्टैटिक एंड करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर। ठीक है, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको यूट्यूब पे ही कवर करा रही हूँ, प्लीज़ इनको देखिएगा। बट अगर आप डिटेल पढ़ाई करना चाहते हैं विद प्रॉपर नोट्स, आपको बुक्स दे दिए जाएँ, आपको NCERT से लेकर स्टैंडर्ड जो बुक्स होते हैं वहाँ तक का पूरा पढ़ा दिया जाए, आपके टेस्ट सीरीज साथ में हो, मीन्स आंसर राइटिंग साथ में हो, आपके साथ जो फैकल्टी है वो लाइव जुड़े, आप उनके साथ वन टू वन इंटरेक्शन कर पाए, तो आप हमारे P2I बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।
P2A बैच के बारे में अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, अपना सभी का बहुत ध्यान रखिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मंडे मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।